बाइनोमियल ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। यस सर। अगर दो टर्म्स है तो बाइनोमियल, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। तो ये क्या है लिखो इसमें। तो इसमें तो बहुत सारे टर्म होते तो भी बाइनोमियल ही बोलते। नहीं, बाइनोमियल मतलब दो टर्म और ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, है ना। क्वाड्रिनोमियल मतलब चार टर्म, इसी तरह से पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ऑक्टानोमियल। लेकिन तीन के बाद की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए सबको क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। तीन के बाद जो आता है, ठीक है। और किसी भी चीज को आप दो पार्ट में हमेशा डिवाइड कर सकते हो। पॉलिनोमियल पहले पढ़ लिया, बाइनोमियल बाद में पढ़ रहा है। जैसे मान लो xy प्लस z लिखा हो, ये ट्राइनोमियल है ना। इसको मैं बाइनोमियल भी बोल सकता हूँ। इसको एक मान लेते हैं और इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, है ना। तो हम बाइनोमियल के बारे में क्यों पढ़ते हैं? मोनोमियल में कुछ नहीं है तो अकेला है बेचारा, कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। बाइनोमियल में दो आ जाते हैं, वो कहते हैं 1 और 1 11 है। दो में बहुत कुछ हो जाता है। तो इसके बारे में हम सारा डिटेल पढ़ लेते हैं। और जब ट्राइनोमियल आता है तो हम क्या करते हैं? ट्राइनोमियल नहीं है, हम इसको बाइनोमियल बना लेते हैं दो टर्म में, और इसके सारे फॉर्मूले इसमें लगा देते हैं। और फिर जहां जहां ये आएगा फिर उसमें दोबारा बाइनोमियल के फॉर्मूले लगा देते हैं। तो इसीलिए ट्राइनोमियल भी अलग से नहीं पढ़ते हैं। जैसे ट्राइंगल के बारे में इतना सब पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल सबसे बेसिक फिगर होता है किसी का भी। क्वाड्रिलेटरल आएगा उसके अंदर ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के बारे में सबको जानते हो तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में सबको जानते हो। जैसे पेंटागन के बारे में सबको जानते हैं। तो ट्राइंगल एक बेसिक फिगर है। इस तरह से किसी पॉलिनोमियल का बेसिक फिगर क्या है? बाइनोमियल। तो उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। उससे हमारा क्या होता है? सबके बारे में, जितने भी तरह के पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं सबके बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिए बाइनोमियल। इफ देयर आर टू टर्म्स, in a polynomial that is called binomial. पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई, बताइए ये क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है। सोच के बताइएगा। 2x + x ये क्या है? मोनोमियल। हाँ, है ना। सॉल्व करने के बाद बेवकूफ नहीं बनाना है। 2x + x इसको आप ऐड कर सकते हो आराम से। और ये कितना लिखा हुआ है? 3x। तो ये बाइनोमियल नहीं है, ये कितना है? मोनोमियल। तो जितने हद तक आप सॉल्व कर सकते हो उसके बाद बताया जाता है कि कौन सा मेल है, ठीक है। यस सर। x + x² + x³ ये क्या है? ट्राइनोमियल, है ना। इसमें आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये ट्राइनोमियल। और फिर इसके बाद जो फर्दर आता है उसको, तो जैसा मैंने बताया कि इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसके सारे फॉर्मूले इसमें लग जाते हैं। नहीं सर, और इसमें लगाने के लिए कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो सर मोनोमियल। हाँ, मोनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल का एग्जांपल नहीं दिया ना। x + y जो हो गया बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के बारे में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं और इसके सारे फॉर्मूले आप ट्राइनोमियल में लगा सकते हो, है ना, क्योंकि ये भी एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल के फॉर्मूले यहां लगाते हैं, तो इसके बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हेडिंग डालिए पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? तो एक साइंटिस्ट थे, तो हमने पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, ये सब पढ़ा है ना। पावर 4, पावर 5, पावर 6 आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक मेथड निकाला, इसको पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इस तरह से बनाया 0 और इसमें बनाया इन्होंने 1 1, ठीक है। यहाँ एक ट्रायंगल बनाया, तो यहाँ पर ये 1 लिखा है। इस तरह से 1 लिखते गए, तो पहली रो में एक ही एलिमेंट है, दूसरी रो में 2 एलिमेंट है, तीसरे में यहाँ डायगोनली तो 1 ही आएगा, इसके बीच में क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा? अभी आएगा समझ में, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3। और इसके डायगोनली 1 है तो यहाँ तो 1 ही चलेगा, यहाँ 1 ही बन सकता है, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बना के देख रहे हैं कैसे बनेगा। 1
का क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से आगे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा 5 10 10 5 1। ठीक है, इससे क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है a प्लस बी की पावर, कुछ भी पावर तो 0 है अगर, ठीक है, तो a प्लस बी की पावर 0 जो है वो फर्स्ट रो से निकलेगी। तो ये क्या देता है, ये पास्कल्स ट्रायंगल कोफिशिएंट देता है, कोफिशिएंट देता है। कैसे कोफिशिएंट, तो जैसे अगर आपको निकालना है a प्लस बी की पावर 0, तो ये कितना होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1 आ जाएगा आंसर। ये सेकेंड रो, ये क्या निकाल के देगा, a प्लस बी का होल पावर 1, तो a प्लस बी की होल पावर 1, तो ये तो a प्लस बी हो जाएगा। तो देखो a का कोफिशिएंट 1 और b का कोफिशिएंट भी कितना आएगा 1 आएगा, है ना। जो थर्ड है, या फिर आप बोल दीजिए कि ये पहले ट्राइंगल से पावर 1, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो ये क्या दे देगा a प्लस बी की पावर 2। ठीक है, तो जब इसको ओपन करोगे तो ये कैसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, a स्क्वायर का टर्म आएगा, ab का टर्म आएगा और b स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, जितनी पावर है यहां पर लिखते हैं और फिर a की एक पावर कम करते जाते हैं, दूसरे वेरिएबल को लाते जाते हैं, तो ab आ जाएगा और b स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब की बात करूं तो ये कैसे ओपन होगा, ये कैसे ओपन होगा, a क्यूब फिर a स्क्वायर b फिर ab स्क्वायर और b क्यूब। ये बात आ रही है समझ में। फिर यहां से ओपन करते हैं, अगर a प्लस बी की पावर 4, तो ये कैसे ओपन होगा, a की पावर 4 फिर a क्यूब b और क्या हुआ आगे बता दीजिए, a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना। a कम करना है, b बढ़ाना है, तो a क्यूब b a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, a b क्यूब, हाँ a b क्यूब और a पावर 4। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट्स यहां से मिलेंगे, तो अगर पावर 2 है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 1 2 1, यहां तो 1 लिखा हुआ, यहां 2 आ जाएगा और यहां 1 है, ये फॉर्मूला हमें पता है। यहां पर कोफिशिएंट क्या होंगे 1 3 3 1, तो 1 यहां पर है 3 3 1, ये a प्लस b का होल क्यूब होता है। ये कितना हो जाएगा 1 4 6 4 1, तो 1 4 6 4 1, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरह से आप इसका लिख सकते हो, तो इसका आंसर कितना आएगा, ये क्या देगा a प्लस बी की पावर 5, तो देखो यहां से बता सकते हैं a प्लस बी की पावर 5 इज इक्वल टू a पावर 5 प्लस 5 टाइम्स a पावर 4 इंटू b प्लस 10 टाइम्स a पावर 3 इंटू b स्क्वायर और फिर 10 टाइम्स a पावर 2 इंटू b क्यूब, 5 टाइम्स a इंटू b पावर 4 और 1 टाइम b पावर 5, ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो उसने सोचा कि अब इस तरह से कितने दिमाग खराब हो जाते हैं, फॉर्मूले भी याद होते हैं, हाँ है ना। तो कब तक जाएंगे इस तरह से। इसमें एक और गजब की बात यह है, ये देखो कितना लिखा है 11, ये कितना लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर, ये कितना लिखा हुआ है क्यूब 11 का क्यूब, इसके बारे में पता नहीं। अरे सर वही है सर, पैटर्न पर आप तो मान लो 11 का चेक करो, ये 11 पावर 4 इतना होता है क्या, आई बात समझ में नहीं। ये पास्कल्स ट्रायंगल, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे सिलेबस में नहीं है ऐसे, लेकिन मैंने बताया कि तो पास्कल ट्रायंगल ने एक हद तक थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है। 11 का तो पास्कल ने क्या किया, ये सोचा तो कम से कम 10 तक आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर पावर 100 आ गया तो इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपको ये पता करना है तो उसके पहले वाला पता होना चाहिए, है ना। ये गड़बड़ है इसके साथ, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते वहां पे, तो फिर इसीलिए फिर उसके बाद आया मिस्टर बाइनोमियल। नाम है जी, नहीं यार ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, फॉर्मूला दिया कि आप कोई भी पावर है आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पास्कल ट्रायंगल था, तो इसके बाद आ जाता है ये क्या है 2 माइनस, मतलब 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, आप कितनी कर सकते हो उसमें से माइनस कर दो, तो बाइनोमियल, अरे कहां दिमाग लगा रहे हो यार बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, x प्लस वाई की पावर n निकालना है अगर, तो कैसे आता है n x माइनस c0, n c0, x की पावर n माइनस 0 और y की पावर 0, बताइए समझ में।
इस तरह से बढ़ाते जाओ, NC1, पहले वाले की पावर n-1 और दूसरे की पावर 1, फिर NC2, x की पावर n-2, y की पावर 2, इस तरह से जाएगा। अगर मैं NCR लिखता हूं तो x की पावर n-r और y की पावर r, और डॉट डॉट लास्ट में कहां तक जाएगा, NCN तक जाएगा, और x की पावर n-n, y की पावर n। ये होता है बाइनोमियल। देखिए कोई बीच का टर्म आप निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, यही है बाइनोमियल टर्म। हाँ तो वो हेडिंग डलवा दी ताकि आपको याद आए मैंने पढ़ाया है, वो मैंने करेक्ट करने के लिए पढ़ाया है। वो सर वैसे चीजें सर आपको ही पता रहती। एनसीईआरटी खोल के देखिए कभी, 11 का कोई पढ़ता ही नहीं सर। एनसीईआरटी 11 की खोल के देखना, पहला टॉपिक मिलेगा पास फर्स्ट टाइम सर क्लास में देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं जब तो एनसीईआरटी डायरेक्ट एक्सेस में घुस जाते हैं। वो भी पेपर ऑफ से 1-2 दिन पहले तो का देख ले ना सर टीचर पढ़ाते थे आगे भी एक बेकार नहीं, ऐसी से तो इंटरेस्टिंग बनता है। अब सर कुछ चीजें ऐसी होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ना जरूरी है, समझते हैं? सर इसलिए सर पढ़ा देनी चाहिए कि सर अब पास्कल ने सर जिंदगी बर्बाद कर दी का फॉर्मूले के ऊपर, मतलब सर पढ़ा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं भले ही वो एग्जाम में ना आए, मजा आता। हाँ जैसे खाने में नमक जो है स्वाद कितना डालते हैं, बहुत कम डालते हैं, स्वाद लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है उसके बिना टेस्ट ही नहीं आएगा। इसी तरह से ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मैथ्स में रहती है ना, उससे एक इंटरेस्ट बना रहता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है अगर उसको ढंग से पढ़ो, वो इंटरेस्ट चाहिए रहता है। सर जैसे ये पता चलेगा कि सर डेसिमल में 10 ही का लगाते नीचे बेस में और बाइनरी में 2 ही का लगाते। यस सर ये सर कहोगे नहीं बताई थी। अब बाइनरी का भी रिलेशन पीसी से आता है, बाई का मतलब होता है 2, बाई बोलते हैं ना, जैसे आपने केमिस्ट्री में अगर बाई बाई हाँ यूनिट तो इंटीग्रेट इसलिए बाइनोमियल की वजह से इसमें भी बाई लगा, इसलिए इसमें 2 आ रहा है, उसमें भी बाइनरी नंबर में 2 ही नंबर पे गेम हो जाता है पूरा 0 and 1, इसीलिए बोलते हैं उसको। इसमें n क्या है, n पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख दो है ना, x प्लस वाई की पावर, ये फॉर्मूला लगा के आप x प्लस वाई की पावर -1/2 नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि सोचो -1/2 C0 का मतलब क्या हुआ, NCR का मतलब समझते हो, n में से r चीजों को सिलेक्ट करना, तो -½ तो कुछ होता नहीं है, इतनी चीजें तो होती नहीं माइनस तो इसलिए n और r दोनों कैसे रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रहते हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला किसके लिए लगता है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लगता है। पॉजिटिव इंटीजर्स में एक इंटीजर छोड़नी है हमने 0, यस सर 0 रख सकते हैं, उसकी तो वैल्यू तुरंत पता है, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं। x प्लस वाई की पावर 0 कितना 1 होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप 1 से लेकर 1 पर रहकर कोई भी नंबर रख सकते हो। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगली हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जितना भी बाइनोमियल थ्योरम में है वो सारा मैंने इन पॉइंट्स में कवर कर दिया है, उसको ध्यान से समझिएगा, सबको समझ में आएगा। सबसे पहले इसमें एक्स वाई क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है बताओ, एक्स वाई कुछ भी हो सकता कुछ भी हो जाए, है ना, जैसे मान लो कहीं पर भी आता है, जैसे मान लो ऐसे लिख के आ गया, जैसे 2x प्लस 3y की पावर होल, हम तुरंत लगा देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलेगा z और z बार का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, तो x y कुछ भी हो सकता है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, इट इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब वो हर एक एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, हर एक नंबर्स के लिए ट्रू है। तो पहला पॉइंट लिखिए, बाइनोमियल थ्योरम इज एन आइडेंटिटी। सारा सबकी बोल के आया वैसे ही उठा रहा था। देखो पहला, बाइनोमियल सीरीज इज एन आइडेंटिटी, बाइनोमियल सीरीज इज एन आइडेंटिटी मीन्स, मतलब क्या वो मीन्स, इट इज ट्रू फॉर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज ट्रू फॉर एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ एनी रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे भी नंबर हो उस पे लग जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहां पर जो n है
पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, इसको नेचुरल नंबर भी लिख सकते हो, वही चीज होती है। एन जो है क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप रख सकते हो, तो जैसे 1 2 3 हो गया, तो बाकी का कैसे करेंगे, इसको लिखो हियर n इज नेचुरल नंबर, फॉर अदर नंबर्स विल सी लेटर। चलो ठीक है, इतने लिख लो बस। और जो नंबर होंगे ना, फ्रैक्शन में आ गया, रूट में आ गया, उन सब के लिए भी होता है, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। आपने रियल लिखवा दिया था। हाँ, तो इसमें रियल कहाँ लिखवा दिया, रियल इस वाले पहले पॉइंट में वो एक्स वाई की बात हुई, ये एन की बात हुई, ठीक है। एन क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, पावर जो है नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और एक्स वाई क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए। पहले पॉइंट में किसकी बात की, एक्स वाई की बात की, उसमें लिख लेना अगर आप चाहो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सी। कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे नंबर दुनिया के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, बताया था, रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, तो एक्स वाई क्या हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, दुनिया के सारे नंबर हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए, पहले वाले में लिख लीजिएगा ना, कंफ्यूज ना हो, ये पॉइंट लिख लीजिए पहले वाले। सर थोड़ी दिक्कत हो गई सर, क्यों 3-4 चीजें साथ में हो गई। देखो लग रही और देखो, मतलब उसलिए नहीं, मैं सीरियस कह रहा था, जिम की वजह से मैं सोना खा जाऊंगा, जिम नहीं जाऊंगा। लास्ट सम ऑफ पावर्स, बताओ इसके हर एक टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर्स का सम कितना है, एन आर है, देखो सही कह रहे हैं सर। वेरिएबल में पावर का सम कितना है, एन आर है, कहीं पर भी ले लो। तो थर्ड पॉइंट ये लिख लो, सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच टर्म, sum of powers of each term in the expansion of x plus y power n is n. The expansion Expansion of x plus y power n is n.